हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं नीतीश भारद्वाज आपका बेहद स्वागत करता हूं टीचर्स लाइव नामक चैनल पर। ये एक छोटा सा प्रयास है जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे इंडो चाइना रिलेशन के बारे में तथा 1962 में होने वाले वॉर के बारे में। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार इंडो और चाइना का रिलेशन बेहतर हुए ब्रुसेल्स सम्मेलन से तथा आखिर में उन संबंधों में किस प्रकार से खटास आई जिससे 1962 का वॉर हुआ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, जिस व्यक्ति ने टीचर्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए तथा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों इंडो चाइना रिलेशनशिप और 1962 के युद्ध के साथ। सबसे पहले अगर किसी भी देश को आपको समझना होता है तो सबसे पहले वहाँ की कल्चर को समझा जाता है, तभी हम उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर बना सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो चाइना की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है जो चाइना है वो एक सृष्टि का एंटायर सृष्टि का सेंट्रल स्टेट माना जाता है, यानी कि बिल्कुल बीच का मध्य स्टेट माना जाता है। इन लोगों का मानना यह भी है कि चाइना स्वर्ग के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, हेवन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, और अगर ईश्वर को कभी धरती पर आना हुआ तो सबसे पहले ईश्वर चाइना में ही अपने कदम रखेंगे तथा चाइना की जो प्रजातियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, यानी कि धरती पर जितनी भी प्रजातियां हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति चाइना की मानी जाती है। ये चाइना की पौराणिक कथाएं हैं, वहाँ पर ऐसा माना जाता है, परंतु ये ऐसा सारे संसार में लागू होगा या नहीं होगा इसके बारे में तथ्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ चाइना की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा वे समझते हैं। इन लोगों का मानना बच्चों यह भी है कि अगर चाइना का आर्थिक विकास हुआ तो समूचे विश्व का आर्थिक विकास होगा, अर्थात पूरे विश्व का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वो पूरा का पूरा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाइना के साथ अटैच है, चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। इन लोगों का मानना यह है कि चाइना जो है पूरी सृष्टि के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा राजनीतिक विकास के लिए सर्वोपरि है, यानी कि सबसे ऊपर है। उसके साथ ही पूरी सृष्टि का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल अर्थात राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास जुड़ा हुआ है। परंतु अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो यह चाइना और भारत का जो विवाद हुआ है इसकी मुख्य कड़ी एक तिब्बत है, यानी कि तिब्बत के कारण ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाद विवाद की घटनाएं देखने को मिलती हैं। या मैं पहले कह सकता हूँ कि तिब्बत ही एक ऐसी जगह बनी है जहाँ पर सबसे पहले कुछ परिणाम निकलने शुरू हुए जिससे कि 1962 वॉर की तरफ हम बढ़ते चले गए। इसलिए मैंने अगला हेडिंग बनाया है, हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तिब्बत में और चाइना में। यहाँ पर चाइना और तिब्बत में बच्चों एक चीज़ को लेकर डिफरेंस नहीं है बल्कि बहुत सी चीज़ों को लेकर डिफरेंस है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक स्लाइड देख रहे होंगे, उसमें मैंने डिवाइड किया है। अगर आप लेफ़्ट हिस्से में देखोगे तो ये चाइना का डिवीज़न है और अगर आप राइट हिस्सों में देखोगे तो ये तिब्बत का डिवीज़न है, यानी कि इधर वाला पोर्शन आपका चाइना का हुआ और इधर वाला पोर्शन आपका तिब्बत का हुआ। तो चलिए इनके में डिफरेंस देखते हैं कि चाइना और तिब्बत में क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ की जो मूल निवासी हैं या यहाँ की जो प्रजाति हैं उन्हीं में ही हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना में हान मूल के मूल निवासी रहते हैं परंतु तिब्बत में तिब्बतियंस लोगों का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मूल निवासी वहाँ पर इस तरह से हैं। इसका मतलब वहाँ की कल्चर भी, यानी कि वहाँ का सामाजिक ढांचा भी पूरी तरह से भिन्न भिन्न होता है। इसलिए बच्चों अगला पॉइंट अगर आप लोगों को देखने को मिले तो यहाँ पर है धर्म। चीन में जो धर्म है वो ताओ कन्फ्यूशियस रिलीजन है तथा तिब्बत में बुद्धिज्म है। क्योंकि बौद्ध धर्म भारत में ही जन्मा था इसलिए वो तिब्बत में बड़ी तेज़ी से फैला और पूरे तिब्बत को बौद्ध धर्म ने अपने अंदर समेट लिया। लेकिन चाइना में इससे अलग ताओ कन्फ्यूशियस रिलीजन है। यहाँ पर केवल इनकी मूल निवासियों में ही अंतर नहीं दिखाई देता बल्कि यहाँ पर इनमें धर्मों में भी अंतर दिखाई देता है तथा धर्मों के साथ साथ भाषाओं में भी अंतर है। चीन की भाषा को अगर देखा जाए तो इसकी भाषा मैंडरिन है और तिब्बत की भाषा तिब्बतियन है। आप लोगों ने भारत में कुछ लोगों को देखा होगा जो तिब्बत से आए हुए हैं, जैसे कि इनका एक प्रमुख एग्जाम्पल है दलाई लामा।
ये प्रमुख एग्जाम्पल है दलाई लामा, जो कि ये व्यक्ति जो हैं तिब्बत से भारत में आए हुए हैं तथा भारत ने इनको राजनीतिक शरण दी हुई है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि इनके यहाँ पर मूल निवासियों में अंतर है, भाषाओं में अंतर है तथा धर्मों में भी अंतर है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर बच्चों देखा जाए तो 1949 की बात है। 1949 में 1949 में चीन की जो साम्यवादी सरकार थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने तिब्बत को एक ऑटोनोमी स्टेट कहा, यानी कि स्वायत्त भाग यानी कि स्वतंत्र भाग कहा। आपने वो सामाजिक कर्ता धर्ता खुद होगा तथा वह अपनी संप्रभुता के लिए खुद जिम्मेवार होगा, अपने निर्णय खुद ले सकेगा। इसे 1949 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन बच्चों 1950 के टाइम पर यहाँ पर 1949 में 1949 में चीन ने उसको ऑटोनॉमी बॉडी कहा था, यानी कि एक स्वायत्त विभाग कहा था। लेकिन 1950 में चीनी सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया तथा आक्रमण करने के बाद तिब्बत पर अपना नियंत्रण कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। अब देखिए, एक साल में ही यहाँ पर चीन की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई। लेकिन चीन की जब पॉलिसी चेंज हुई तो नेहरू इसको समझ नहीं पाए और नेहरू ने नए नए गठजोड़ के कारण 1950 में जब तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रण किया गया चीनी सेना द्वारा, तो नेहरू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। नेहरू का एक्सेप्ट करना और तिब्बत के मेन लोगों को एक्सेप्ट करने में दोनों में अंतर था। तिब्बत के लोगों ने चाइनीज़ रेवोल्यूशंस को या फिर चाइनीज़ स्टेट को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से 1959 में तिब्बत में विद्रोह उत्पन्न हुआ और विद्रोह के कारण दलाई लामा वहाँ से इंडिया आए, भारत आए तथा भारत के पॉलिटिकल लीडर्स ने इन्हें राजनीतिक शरण दे दी। अब राजनीतिक जब शरण दी गई तो जाहिर सी बात है इंडिया और भारत के रिलेशनशिप आपस में खटास में रहेंगे, खटाई में पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को तिब्बत और चाइना का डिफरेंस बता रहा था, तो यहाँ पर सरकारों में भी डिफरेंस है। चीन में अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट रूल है, लेकिन तिब्बत में अगर देखा जाए तो रिलीजियस रूल है, क्योंकि दलाई लामा जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे तथा वे ही जो है वहाँ पर धार्मिक सत्ता को आगे बढ़ाया करते थे या चलाया करते थे। जो मैंने आप लोगों को अभी तक दो बातें बताई, जैसे कि मैंने कुछ पौराणिक बातें बताई चीन के हिसाब से, दूसरी मैंने आप लोगों को बताई कि तिब्बत और चीन में क्या अंतर है। ये इस वीडियो को समझने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसका आधार मान लो आप लोग। चलिए, अगर आप लोगों को आधार समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1927 में जब ब्रुसेल सम्मेलन हुआ, तो यह सम्मेलन शोषित पीड़ित देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए तथा भारत और चीन में आपस में एक सामंजस्य बना। यानी कि ये भारत और चीन के रिलेशनशिप यानी कि जो संबंध थे उनके लिए कड़ी का काम कर रहा था। सबसे पहले यही सम्मेलन जिम्मेवार माना जाता है भारत और चीन के संबंधों को आगे बढ़ाने का, क्योंकि सबसे पहली बार हम 1927 में चीन के प्रतिनिधियों के साथ बात किए थे, ब्रुसेल सम्मेलन में हमने बात किया था। चलिए खैर, इस बाद ब्रुसेल सम्मेलन में जब हम लोगों ने बात की तो उसी के बाद बच्चों एक डेवलपमेंट और हुआ, और वो दो डेवलपमेंट कब हुआ तो 1947 में 1947 में भारत और चीन के रिलेशन को और ज़्यादा गढ़ा गया और ज़्यादा बनाया गया। कब बनाया गया तो जब नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन यानी कि यहाँ पर एशियाई रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस जब हुआ 1947 में, तो भारत ने नई दिल्ली में सम्मेलन को करवाया तथा चीन के प्रधानमंत्री को भी इस सम्मेलन का निमंत्रण भेजा गया। इस समय अगर 1947 की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो इस समय भारत में अंतरिम प्रधानमंत्री थे, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ ज़्यादा ही उतावले थे चीन से संबंध को लेकर। यहाँ पर बच्चों 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन जब हुआ तो चीन का प्रतिनिधि जब आए तो चीन के प्रतिनिधि ने आकर इसमें मानचित्र पर आपत्ति जता दी। इन्होंने कहा कि हमें मानचित्र पर आपत्ति है क्योंकि तिब्बत को चाइना के क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है तथा तिब्बत के प्रतिनिधि को एक अलग से मान्यता दी गई है भारत के द्वारा। इस पर चाइना ने अपनी आपत्ति को दर्शा दिया, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
ये सब कुछ 1947 में चल रहा है, ठीक है। 1947 में जब चलेगा तो आगे चलकर 1949 में उसको ऑटोनॉमी बॉडी कहेंगे तिब्बत को, लेकिन आगे चलकर 1950 में वे उस पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा क्योंकि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। तो इसके पीछे कारण ये था बच्चों, 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के मध्य पूरे बढ़िया तौर पर संबंध बनाए गए तथा 1 अक्टूबर 1949 में भारत में सॉरी 1 अक्टूबर 1949 में चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना की गई, यानी कि वहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को की गई थी। इसी ने ही सबसे पहले इसको ऑटोनॉमी बॉडी कहा, लेकिन बाद में 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ये आप जैसे कि अपने राइट साइड एक फोटो भी देख रहे होंगे, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तथा चीन के प्रतिनिधि आपस में बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों, इसी समय भारत में कुछ और डेवलपमेंट होने शुरू हुए, लेकिन ये डेवलपमेंट हमारे लिए पूर्णतः नेगेटिव थे, यानी कि ये डेवलपमेंट हमारी विफलता को दर्शा रहे थे, हमारे दूरदर्शिता को नहीं बल्कि निकटदर्शिता को दर्शा रहे थे। इसमें क्या था बच्चों? सबसे पहले 30 दिसंबर 1949 को साम्यवादी चीन को मान्यता दी गई तथा इसी समय भारत ने यूएनओ में चीन की स्थायी सदस्यता का पूर्णतः समर्थन कर दिया। अब भारत बार बार झुक रहा है चीन की तरफ, तो इससे दूसरे देश को लगने लगा कि शायद भारत को हमारी आवश्यकता है, और जब भारत को हमारी आवश्यकता है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इस देश का फ़ायदा उठाया जाए। और फ़ायदा सबसे पहले उठना शुरू हुआ 1958 में। 1958 में बच्चों चाइना के द्वारा क्या किया गया, अब सुनिए आप लोग। 1958 में चाइना की एक पत्रिका थी जिसका नाम था चाइना पिक्टोरियल, और इस चाइना पिक्टोरियल में प्रकाशित चीन के मानचित्र में उत्तर पूर्व के लगभग 36,000 वर्ग मील भारत प्रदेश को तथा उत्तर पश्चिम में लगभग 12,000 वर्ग मील भारत के भाग को चीन में दर्शा लिया गया था। अर्थात अगर जो हम उत्तर पूर्व की ओर देखें तो 36,000 वर्ग मील का भाग, तथा अगर हम लोग उत्तर पश्चिम में देखें तो 12,000 वर्ग मील का भाग चीन ने हमारा हड़प लिया था या अपने नक्शे में दिखा लिया था। अब क्योंकि वो हमारा भाग था और चीन ने अपने नक्शे में दिखाया था, इस वजह से जाहिर सी बात है हम लोग इसका विरोध करेंगे या फिर हम लोग इसको कूटनीतिक स्तर पर बातचीत में से सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही भारत के ब्यूरोक्रेट्स ने किया, भारत की सरकार ने किया, लेकिन चीन ने जब इसका विरोध होते हुए देखा तो चीन ने इसका आंसर बड़ी कूटनीतिक ढंग से दिया, और वह आंसर यह था। चीन ने कहा वे मानचित्र तो पुरानी राष्ट्रवादी सरकार के थे और चीन की नई सरकार को नया सर्वेक्षण करने का अवसर नहीं मिला, अतः चीन सरकार सर्वेक्षण नहीं करती है तब तक वह नक्शे में या फिर हमारे भारत चीन के जो सीमाएं हैं उसमें फेरबदल करने का प्रयास नहीं करेगी। यह आश्वासन पूरी तरह निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि जब वहाँ पर नया सर्वेक्षण करवाया गया उसके बावजूद भी ये इलाके जो हैं वो भारत के इलाके में नहीं बल्कि चाइना के नक्शे में जोड़ दिए गए। आगे कुछ और डेवलपमेंट हुए बच्चों। यहाँ पर जब से चाइना ने अपने नक्शे में 1958 से दिखाया है कि कुछ इलाके भारत के हमारे पास हैं, तब से ही यहाँ पर शुरू होता है इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। यहीं से शुरू होता है भारतीय चीन सीमा विवाद। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग पाओगे कि 1956 में चाओ उन लाइन ने भारत की यात्रा की तथा भारत की यात्रा करने पर पंडित नेहरू ने इन नक्शों पर इनका ध्यान आकर्षित कराया, परंतु ये यहाँ पर ये आप लोग देख रहे होंगे यही व्यक्ति हैं ये, परंतु चाइना के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं और इन पर आप लोगों को ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही ये घटनाएं थोड़ी बड़ी होने जा रही हैं, क्योंकि 23 जनवरी 1959 को चीन ने पहली बार भारत को पत्र लिखकर हजारों वर्ग मील प्रदेश पर अपना दावा पूरी तरह प्रस्तुत कर दिया। अभी तक हम लोग मानते थे कि चाइना की सरकार ऐसा नहीं कर रही है, यहाँ पर उनके ब्यूरोक्रेट्स इस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन जब चाइना की सरकार से तरफ से यह दावा किया गया तब लोग हम यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि अब भारत और चाइना के रिलेशनशिप आपस में बिगड़ने वाले हैं, खटास उनमें पड़ने वाली है।
और खटास सबसे पहले पड़ी बच्चों जब अगस्त के महीने में, शुरुआती महीने में चीनी सेना ने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा जमाया तथा अरुणाचल प्रदेश की ओर वे घुस आए। यहाँ तक कि अक्साई चीन में उन्होंने हमारे एक गश्ती दल को बंदी बना लिया तथा अरुणाचल प्रदेश की एक टुकड़ी थी उसको भी बंदी बना लिया। तब से हम स्पष्ट साफ रूप से कह सकते थे कि अब युद्ध की भूमिकाएं पूरी प्रकार से बन चुकी हैं। जब यहाँ पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा संसद में, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंसर दिया, मैं स्थिति को भयावह रूप में नहीं देख रहा हूँ। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमें बिना किसी प्रकार की घबराहट और बिना शोर मचाए हर स्थिति का सामना करने के लिए स्वाभाविक तौर पर तैयार और सतर्क रहना चाहिए। अर्थात यहाँ पर पंडित नेहरू भी लोकसभा में यह उम्मीद कर रहे थे कि शायद युद्ध की भूमिका बन चुकी है तथा हमें बुरी से बुरी तथा बेहतर से बेहतर कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को दर्शाया कि किस प्रकार चीन के यहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, किस प्रकार 1927 से भारत और चीन के संबंध बने। 1947 में हमारे यहाँ पर जब वे आए तो उन्होंने मानचित्र पर प्रॉब्लम दिखाई तथा उसके बाद हमारे रिलेशन धीरे धीरे आगे चलकर खराब होते चले गए। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि नक्शा किस प्रकार से बिगड़ने लगा और यहीं से शुरू हो जाता है बच्चों इंडो चाइना डिस्प्यूट, बॉर्डर का डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे संबंध और ज़्यादा खराब होने लगे और जब संबंध ज़्यादा खराब होने लगे और नेहरू ने लोकसभा में यह स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ पर हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसका मतलब आपके यहाँ पर युद्ध की घड़ी नज़दीक आ चली है और ये युद्ध का नाम है इंडो चाइना वॉर 1962, भारत चाइना युद्ध 1962। अगर हम एक अनुमान लगाएं तो इंडो चाइना युद्ध में चाइना की तरफ से इस युद्ध में 722 सैनिक मारे गए और 1697 सैनिक चाइना की तरफ से घायल हुए। लेकिन यह युद्ध अगर देखा जाए बच्चों तो दो असमान सेनाओं में लड़ा जा रहा था। क्यों मैंने असमान कहा? क्योंकि भारत की तरफ से केवल 12,000 सैनिक लड़ रहे थे लेकिन चाइना की तरफ से 80,000 सैनिकों का बेड़ा इस युद्ध में भाग ले रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि यह युद्ध एक असमान सेनाओं में था क्योंकि भारत की तरफ से बेहद कम सैनिक थे और चाइना की तरफ से बेहद ज़्यादा सैनिक थे। कुछ सैनिक यहाँ पर बताते हैं कि भारत की तरफ से जो राइफल्स यूज़ की जा रही थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी। इन इलाकों में भारत की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली इनफील्ड राइफल यूज़ की जा रही थी। हालांकि अमेरिका ने हमें कुछ राइफल्स भेजी थी लेकिन अमेरिका की जो ऑटोमेटिक राइफल्स थी उन्हें चलाने के लिए भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण चाहिए था तथा साथ ही साथ में वे अमेरिका की ऑटोमेटिक राइफल जो थी वे अभी तक पैकिंग बॉक्स में ही पड़ी हुई थी, यानी कि उन्हें पैकिंग बॉक्स से अभी खोला भी नहीं गया था। खैर, यहाँ पर युद्ध की जो नींव थी वो 1950 में तिब्बत के द्वारा रख दी गई थी। इसलिए मैंने आप लोगों को तिब्बत और चाइना में डिफरेंस समझाने की आगे कोशिश की थी। 1960 में धक्का और ज़्यादा लग गया था क्योंकि जब दलाई लामा यहाँ पर आए थे तो उनको राजनीतिक संरक्षण घोषित कर दिया गया था, उनको दे दिया गया था भारत सरकार द्वारा, जिससे चाइना ने ठान लिया था कि अब हमें पंडित नेहरू और दलाई लामा को शायद सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस लड़ाई में भारत की चीन से हार हुई थी। चीनी सैनिक तेजपुर के निकट तक पहुँच आए थे और वहाँ के उच्चायुक्त जो तेजपुर के हेड थे वो वहाँ से भाग गए थे। ऐसा लग रहा था कि चीनी सैनिक असम के मैदानों तक आ जाएंगे। शुक्र यह रहा कि चीन ने अपनी तरफ से ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं की थी, चीन ने ही अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की थी। देखा जाए तो इस युद्ध में भारत के 1383 सैनिक मारे गए तथा 3968 सैनिक इसमें युद्धबंदी बना लिए गए चाइना के द्वारा, तथा चाइना के 722 सैनिक मारे गए तथा 1697 सैनिक इस युद्ध में चाइना के घायल हुए।
इस युद्ध की नींव 1950 में पड़ गई थी। यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक इंद्र मल्होत्रा कहते हैं कि दलाई लामा भारत में आ सकते थे क्योंकि उनका भारत घर था। भले ही हमने बौद्ध धर्म को अभी थोड़ा त्याग दिया हो, परंतु बौद्ध धर्म तथा बुद्ध भारत के थे, इसलिए दलाई लामा भारत में कभी भी आ जा सकते थे नेहरू, तथा भारत उन्हें रोक टोक नहीं सकता था। ऐसा ये इंद्र मल्होत्रा कहते हैं। इसका मतलब साफ सा हुआ कि राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा दलाई लामा का सीधा संबंध हुआ भारत से, लेकिन चाइना इसी प्रकार से हमारे यहाँ से ईर्ष्या करता था कि दलाई लामा को हमने राजनीतिक शरण क्यों दी है। इसमें बच्चों एक बहुत गहरा मोड़ आया 1962 में, क्योंकि यह युद्ध हम हार तो गए थे, लेकिन चाइना ने अपनी तरफ से युद्ध विराम घोषित कर दिया था। तो चाइना ने युद्ध विराम घोषित क्यों किया था, इसको हम समझने के लिए समझेंगे अमेरिका एंड नेहरू की थ्योरी। यानी क्या इस युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था या नहीं लिया था, अगर लिया था तो क्यों लिया था, और उसके क्या क्या परिणाम हुए थे, या किसके कहने पर अमेरिका ने इस युद्ध में भाग लिया था। तो हम बात करते हैं अमेरिका और नेहरू की थ्योरी पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नेवल मैक्सवेल एक व्यक्ति हैं और उन्होंने एक किताब लिखा है इंडियाज चाइना वॉर। इस किताब में लिखते हैं हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारतीय कमांडर B.N. कोल, इस समय पर जो भारतीय सेना के कमांडर थे, प्रमुख थे, वो थे B.N. कोल। ये कहते हैं कि इस समय हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारतीय कमांडर B.N. कोल ने नेहरू से कहा कि हमें विदेशी सैनिकों की एवं देशों की मदद लेनी पड़ेगी और उन्हें मदद के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा, उनको भारत में बुलाना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने कहा। पंडित नेहरू ने इस बात की गंभीरता को समझा तथा गंभीरता को समझने के साथ साथ ही पंडित नेहरू ने उस समय के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी यानी कि जॉन F कैनेडी को 19 नवंबर को 2 अत्यंत गुप्त पत्र लिखे। सबसे पहले पहला लिखा गया और दूसरा बाद में लिखा गया। आप क्योंकि जानते हो हम उनकी सेना असम के मैदानी इलाकों तक आने की बात हो रही थी, इसलिए हम वहाँ पर कह सकते थे कि ये अत्यंत गुप्त मुद्दा था कि हम अमेरिका की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये पत्र इतने गुप्त थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मंत्रिमंडल को भी इन पत्रों में शामिल नहीं किया, अर्थात किसी मंत्री को पता नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को ये पत्र लिखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने इनकी पिक्चर्स भी आप लोगों को दिखाई है। ये जो आप देख रहे हैं ये अमेरिका के 1962 में उपस्थित वहाँ के राष्ट्रपति JF कैनेडी हैं, जॉन F कैनेडी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इनको तो आप पहचानते होंगे, पंडित नेहरू हैं तथा ये आपस में बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर भाषण दे रहे थे। उसी समय बच्चों अगर देखा जाए तो इंद्र मल्होत्रा अपने एक लेख में लिखते हैं, जो लेख इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया था 15 नवंबर 2010 को, और इसमें इंद्र मल्होत्रा द्वारा कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री से जब पूछा गया कि क्या आपको उन पत्रों के बारे में कोई भी जानकारी मिली है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने उनको बताया कि विदेश मंत्रालय में तथा सूचना मंत्रालय में ऐसे कोई भी पत्रों का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुझे इन पत्रों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यानी इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने भी इसको पब्लिक नहीं किया। शायद यहाँ पर थी या नहीं थी हम लोगों को नहीं पता, लेकिन बच्चों इसमें एक डेवलपमेंट हुआ 2010 में। 2010 में जॉन F कैनेडी लाइब्रेरी एंड म्यूजियम एक संस्थान है, इसके पास ये दोनों पत्र थे और इन दोनों पत्रों को पूरी प्रकार से सार्वजनिक कर दिया गया। यानी कि ये आज आप लोगों के नेट पर भी अवेलेबल हैं तथा इसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है। यहाँ पर पहले लेटर में नेहरू ने लिखा, इस पत्र को बड़ा ही गुप्त रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्र इतना गुप्त था कि जब दोनों पत्रों को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा पढ़ा जाना था तथा जैसे ही इनको पढ़ा जाना था तो इन दोनों पत्रों को नष्ट कर दिया जाता, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में है। ये नेहरू के मंत्री को भी नहीं पता था कि नेहरू अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र भेजने वाले हैं। इसलिए बच्चों हमारे दूतावास पर स्थित वहाँ के जो हेड थे उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और उनका नाम था BK नेहरू। BK नेहरू अमेरिका में दूतावास के हेड थे, भारत के दूतावास के हेड थे। वे खुद स्वयं अपने हाथों से वहाँ के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को ये पत्र देकर गए।
और पहले पत्र में ये लिखा हुआ था। नेहरू यहाँ पर पहले पत्र में डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है तथा वे लद्दाख के चुसाल पर भी कब्जा करने वाले हैं तथा भारत को युद्धक विमान एवं यातायात गाड़ियों की आवश्यकता है। अगर आप इसमें हमारी सहायता कर सके तो अवश्य लिखें। तथा उन्होंने अंतिम लाइन में यह लिखते हुए कहा कि मैं जैसा पत्र आपको लिखा हूँ वैसा ही एक पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हावर्ड मैकलिन को भी लिख रहा हूँ। अर्थात यहाँ पर आप लोगों को एक और थ्योरी मिला कि 1962 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था, हर्नोल्ड मैककिनल। सही। यहाँ पर बीके नेहरू इस प्रकार से कार्य कर रहे थे, ये गुप्त रखा गया था पूरा। और यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है नेफा। ये नेफा क्या है बच्चों? तो नेफा अरुणाचल प्रदेश को इस समय पर कहा जाता है NEFA। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कहा जाता है और इस समय का ये वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश है। चलिए, ये तो था भारत का पहला लेटर, नेहरू का पहला लेटर जो अमेरिका में भेजा गया था। और यही लेटर नेहरू की व्यवस्था को दिखा रहा था। ये लेटर बता रहा था कि किस प्रकार से नेहरू ने अभी तक भारतीय सेना में कोई भी बड़ा बदलाव करने की नहीं सोची है तथा नेहरू के अंदर या फिर पंडित नेहरू के अंदर दूरदर्शिता की कितनी कमी थी इसके बारे में यह प्रदर्शित कर रहा था। इसी प्रकार एक दूसरा लेटर भी भेजा गया और यहाँ पर जो बीके नेहरू थे वे दूसरे लेटर को वर्णित करते हुए कहते हैं अपनी पुस्तक में, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है जिसका नाम है नाइस गाय फिनिश सेकंड। ये हमारे दूतावास के प्रमुख थे अमेरिका में बीके नेहरू और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में लिखा कि दूसरा पत्र तो इतना दयनीय था जिसे पढ़कर मुझे शर्म और दुख पर मैं नियंत्रण नहीं कर पाया। तथा उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में, इस दूसरे पत्र को मैंने अपने स्टाफ के किसी भी मेंबर के साथ साझा नहीं किया क्योंकि ये दुख से भरा हुआ पत्र था। और ये पत्र क्या था? पंडित नेहरू इस पत्र में लिखते हैं कि आपको पहला पत्र लिखने के बाद ही हालात और बिगड़ गए हैं और पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी पर खतरा और मंडराने जा रहा है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर इन सब पर चीनियों का कब्जा हो जाएगा। तथा इस पत्र की खास बात ये थी, इस बार पंडित नेहरू ने अमेरिका से सीधे 350 युद्धक विमानों की मांग कर ली थी। अब अमेरिका को जब इतना यहाँ पर दुख और रोष दिखाई दिया तो अमेरिका ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, भारत की मदद किया जाए। और भारत की मदद करने के लिए अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना एक युद्धपोत भेजा। ये युद्धपोत हुलुलुलु स्टेशन से 7वें बेड़े से आया था और इस युद्धपोत का नाम था किटी होक। ये जो किटू होक था ये बंगाल की खाड़ी में भेजा गया। क्यों बच्चों भेजा गया? क्योंकि असम के मैदानी इलाकों तक जब आएंगे चीनी सेना तो शायद अमेरिका को लग रहा था कि वे बंगाल की खाड़ी या बंगाल पर भी अधिकार न कर लें। इसलिए अमेरिका को लगा कि हमें बंगाल की खाड़ी में एक जहाजी बेड़ा भेजना पड़ेगा जिससे चीनियों को संतोष हो कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है इस स्थिति में, जिससे चीनी सेना आगे ना बढ़ सके। साथ ही साथ में अमेरिका ने हमको C-135 युद्धक विमान भेजे। लेकिन जिस दिन युद्धक विमान वे आए उससे पहले दिन ही यहाँ पर चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। 20 नवंबर की रात को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और 19 नवंबर को अमेरिका द्वारा हमें कुछ जहाज भेजे गए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो युद्ध विराम की घोषणा की थी माओ ने और ये चित्र मैंने आप लोगों को यहाँ पर दर्शाया है। माओ ने यहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी तथा कहा कि जब हम पहले की सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन में चले जाएंगे। आप यहाँ पर पूरा देख रहे हैं 1962 में किस प्रकार से अमेरिका आया तथा नेहरू की व्यवस्था को दर्शाया गया। उसी समय 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 27 जून 1963 को
एक लता मंगेशकर जी द्वारा तथा प्रदीप कुमार द्वारा लिखा गया एक गाना गाया गया लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होकर, जिसका नाम था ए मेरे वतन के लोगों। यह गाना सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंसू आंखों से छलक गए, लेकिन दूरदर्शिता की कमी तथा राजनीतिक विश्लेषक न कर पाना तथा सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने के लिए ये आंसू कम थे। और उसी के बाद बच्चों, नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 में नई दिल्ली में हार्ट अटैक के कारण हुई। ये हमने पूरा का पूरा आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताया कि किस प्रकार से हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि चाइना की पौराणिक कथाएं क्या हैं, इंडो चाइना में रिलेशन क्या है, और चाइना और तिब्बत में आपस में संबंध कोई नहीं बनता। उसके बाद 1927 से भारत और चीन के संबंधों को हमने देखा। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए किस प्रकार से चाइना ने नक्शे पर बार बार हम लोगों की ज़मीन को अपने नक्शे पर दिखाया तथा उसे विवादित बना दिया। आगे हमने इंडो चाइना वॉर 1962 को देखा। फिर उसके बाद जब हमारी सेना कमज़ोर पड़ने लगी या हमारी सैनिक तैयारी पूर्णतः पुख्ता नहीं थी, उसके बाद नेहरू की व्यवस्था सामने आई और अमेरिका को पत्र लिखे गए। अमेरिका के पत्र पब्लिक डोमेन में स्थित हैं तथा अमेरिका में उस समय पर हमारे राजदूत थे बी.के. नेहरू, और ये बी.के. नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है। उसके बाद भारत इस नेहरू की मृत्यु कब हुई तथा युद्ध विराम की घोषणा कब की गई, ये सब हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। तो अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। बिल्कुल सेम ऐसी ही वीडियो आप लोगों को किसी टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर जिस पे भी आप लोग कमेंट ज़्यादा करोगे वो आप लोग को मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, तो हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। मैं नीतीश भारद्वाज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।